नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस आप लोगों को कराने वाला हूं। जितने भी लोगों को 6 to 8 एसएसटी से पेपर देना है उन लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं सभी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के दिए गए हैं उन सभी टॉपिक के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अधिकतर क्वेश्चन मैंने इसमें पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन आखिर कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। न्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि पूरे सिलेबस के क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। यह वीडियो पेपर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी जितना कि आपके सामने आपका पेपर आपके हाथ में होगा और आप पेपर को एग्ज़ाम हॉल में सोल्व करोगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस मीडिया, विधान पालिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चार लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है ना, न्यायपालिका भी आपकी आ जाती है, कार्यपालिका भी आ जाती है और आपकी विधायिका भी इसी में शामिल है, प्रेस मीडिया भी आपके स्तंभ में शामिल है। परंतु चौथे नंबर का आपका क्या हो जाएगा? प्रेस मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कहता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यह नारा सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम आप लोग याद रख लेना, 1921 की बात है। उस व्यक्ति वो मौलाना था दरअसल, जिसका नाम था हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी ने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लेकिन प्रयोग भगत सिंह ने किया था। कब किया था? इन्होंने प्रयोग 1929 में किया था, जब इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। तब इन्होंने 1929 में इंकलाब जिंदाबाद नारा का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? क्या नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, ये वाला नारा इनका फेमस है। चंद्रशेखर आज़ाद की तो बात ही अलग है। इनका नारा है मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद ही मरूंगा। और इनका एक इतना महत्वपूर्ण, जो आपने कभी नारा सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ, है ना। अब भी जिसका खून न खौला हो, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए बेकार जवानी है। ये किसका है? ये आपके चंद्रशेखर आज़ाद का है। ठीक है ना। और आज़ाद के बारे में आपको पता होगा कि 27 फरवरी की बात है, 27 फरवरी 1931 की बात है। अल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पर ये खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है ना, शहीद हो जाते हैं खुद से खुद को। तो चंद्रशेखर आज़ाद को कोई जिंदा नहीं पकड़ पाया अंग्रेज। ये बातें इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प बताओ। अब कई लोग कमल को टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू इसको बोलते हैं, पलाश या टेसू। ठीक है ना, तो सी विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये बताओ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वृक्ष क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, पशु की मैं बात करूं तो दलदली हिरण, है ना, दलदली हिरण जो है ना आपका, वो राष्ट्रीय पशु है उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए, सारस, जिसको क्रॉच के नाम से भी जानते हैं या क्रेन के नाम से भी जानते हैं, सारस, क्रॉच या क्रेन। वृक्ष अशोक। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका
एशिया महाद्वीप यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पेपर में आपको एक क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल जाएगा? एक क्वेश्चन आपको पुस्तक या उनके लेखक से संबंधित मिल जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के इतिहास में बहुत सारी इम्पोर्टेंट पुस्तकें प्राचीन काल की दी गई हैं, उनके लेखक भी आपके बताए गए हैं, है ना। तो उनसे एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं उनका नाम हो जाएगा जयदेव। क्वेश्चन का राइट आंसर जयदेव। कलहड़, कलहड़ की किताब का नाम क्या है? राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी इनकी किताब का नाम हो जाएगा। जो राज तरंगड़ी किताब है ना, ये 12वीं सदी का जो कश्मीर है, कश्मीर का इतिहास बताती है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है। राजाओं, राज तरंगड़ी, तरंगड़ी का मतलब होता है नदी, राजाओं की नदी इसको बोल सकते हैं। 12वीं सदी का कश्मीर का इतिहास बताती है कलहड़ की किताब। ठीक, कालिदास की मेघदूत किताब हो जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी हो जाएगी। जितने भी आपके पाठ्यक्रम की किताब में दिए गए हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बना है, उनको एक नज़र में आपको बता देता हूँ। आपकी सिलेबस में कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। नाटक, काव्य ग्रंथ। बाल रामायण के लेखक कौन है? राजशेखर। किरातार्जुन के लेखक कौन है? भारवी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। शिशुपाल वध किसने लिखा है? माघ ने लिखा है। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। राज तरंगड़ी किसने लिखा है? कलहड़ ने लिखा है ना, कश्मीर का इतिहास। ये कुछ यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट हो गए जहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और आपकी 2-3 महत्वपूर्ण और रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। और शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। पेपर में क्वेश्चन देखो मिलान से आपसे बन सकता है, तब आपको ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग फटाक से इस प्रकार के क्वेश्चन को मिलान कर लोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हो, जो नोट्स आप लोग अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्पेशल नोट्स यूपी टेट एसएसटी के नोट्स हैं, है ना। एसएसटी के स्पेशल नोट्स हैं जिसमें 60 नंबर का पूरा आपका सिलेबस द एंड किया गया है। 60 नंबर की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। नोट्स में आखिर आपको मिलेगा क्या क्या, वह जानकारी आप लोग जान लो। 60 नंबर की एसएसटी है। क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, और आपके म्यूजिक से भी आएंगे, एग्रीकल्चर से भी आएंगे, और आपके होम साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन, खेल और स्वास्थ्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो वेटेज रहेगा यहाँ पर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। रही बात म्यूजिक की, एग्रीकल्चर की, होम साइंस की और फिजिकल एजुकेशन की, इन सभी को मिलाकर के आपसे 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 10 से 12, 50 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, 10 आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। 60 नंबर का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो नोट्स में ये पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। आखिर इन नोट्स को आपको लेना कैसे है? यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त किया जा सकता है। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। पूरा सिलेबस आपका द एंड किया गया है, पॉइंटों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ताकि कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। जहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। और ये नोट्स आपके SCERT पर आधारित नोट्स हैं, जहाँ से एग्जामिनर आपका पेपर बनाएगा। उन्हीं किताबों को फॉलो करके ये नोट्स बनाए गए हैं। किसी थर्ड पार्टी कंटेंट का यूज़ नोट्स में नहीं किया गया है। जितना SCERT में कंटेंट दिया गया है उतना ही नोट्स में आपका दिया गया है। अलग से कोई चीज़ इसमें नोट डाउन नहीं की गई है। ठीक, और हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक, इनको भी जान लो। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये पेपर में आया करता है कि संस्कृत खुद एक विद्वान था और इसका दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। ठीक, क्योंकि मैं रचना से ही संबंधित आपको बातें बता रहा था। ह्वेनसांग चीनी यात्री, इसी के दरबार में आया था। सीयू की नाम की किताब इसने लिखी ह्वेनसांग ने, जो कि चीनी बौद्ध यात्री आपका ये था।
नोट्स के साथ आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन भी एसएसटी का ऑल ईयर्स का सोल्व मिल जाएगा, वो भी 2011 से 2022 तक का। ठीक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे डायरेक्ट, उसके सामने आंसर लिखा रहेगा, आपका कम टाइम में अधिक रिवीजन होने वाला है। 4 विकल्प की तुलना में आप लोग इसको आसानी से पढ़ लोगे और आपको लंबे समय तक स्मरण भी रहेगा। ठीक है ना। तो नोट्स के साथ आपको क्या मिलेगा, पुनः मैं बात बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नोट्स प्लस पीवाईक्यू ऑल ईयर्स आपको मिल जाएगा 299 रुपये में। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। पेपर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। भूमध्य रेखा की बात मैंने कई बार आपसे की है ना। भूमध्य रेखा जिसको 0 अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर पर स्थित यह रेखा होती है। ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये बीचों बीच में आपकी स्थित होती है। इस रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की अगर बात की जाए, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, तो आपकी नदी कौन सी हो जाएगी, नदी आपकी हो जाएगी कांगो जायरे। दक्षिण अफ्रीका की नदी आपकी है ये कांगो। ठीक, कांगो किसको काटती है, भूमध्य रेखा को काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार आपकी काटती है। एक और नदी आपकी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो, ये भी पेपर में आपका दिया गया है। लिम्पोपो नदी जो है ना, ये आपकी मकर को काटती है 2 बार। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। रही बात अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की एक माही नदी है, कौन सी, माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क को 2 बार काटती है, कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भारत के संदर्भ में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये होम साइंस का क्वेश्चन है ना। होम साइंस में आपके रोग बीमारी से संबंधित बातें बताई गई हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन जो डी होता है ना, विटामिन डी से रिकेटस होता है। क्या होता है, रिकेटस होता है। रिकेटस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रही बात इन विकल्पों की, तो रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है, रात्रि में दिखाई ना पड़ना, रतौंधी जिसको बोलते हैं। बेरी विटामिन B1 से होता है, ठीक है ना। और स्कर्वी किससे होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी से होता है। विटामिन सी आपके खट्टे फल हो गए, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत आपके सूर्य का प्रकाश भी माना जाता है। ठीक, करेक्ट बी विकल्प हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अगला देखो, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक या पिता तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट के पेपर में इस प्रकार का पूछा गया था, उसमें लिखा था संविधान का हेड कौन है, कि भारतीय संविधान का हेड या प्रधान। हिंदी में लिखा था प्रधान, इंग्लिश में लिखा था हेड, तो कौन है भारतीय संविधान का प्रधान या हेड कौन है। ठीक, अध्यक्ष एक अलग बात है, प्रधान अलग बात है। तो मैं प्रधान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रधान कौन है, भारतीय संविधान का प्रधान कौन था, तो BR अम्बेडकर ही इसके प्रधान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। कौन, स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी बनाए गए थे। ठीक, और BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर थे। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। सार्क से पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट के पेपर में आपको 3 से 4 बार सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, क्योंकि सिलेबस में आपका सार्क दिया गया है। तो सार्क की स्थापना आपकी 1985 में होती है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। कहाँ पर, काठमांडू। ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपके नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है। पेपर में एक क्वेश्चन आपको दक्षेश सार्क से देखने को मिल सकता है। दक्षेश को मैंने कई बार आपको समझाया है, पुनः मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहले 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की, जिसको दक्षेश बोलते हैं। दा से हो जाएगा दक्षिण एशियाई
6 से हो जाएगा क्षेत्रीय, 7 से हो जाएगा सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, है ना, यहाँ पर लिखा है सार्क, ठीक। और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 2005 में अफगानिस्तान इसमें आपका शामिल हुआ। 2007 में इसे पूर्ण दर्जा मिल गया। दक्षेश में अब वर्तमान प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश शामिल है। कितने? 8 सदस्य देश। 8 में से कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। एग्जामिनर पेपर में कैसे क्वेश्चन बना देगा? वो बना देगा कि इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन कंफ्यूज आपको होने नहीं दूंगा, ये देश मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर आपका निर्मित है? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से है, गंगा पर, महानदी, कावेरी, नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध आपका है, ठीक। ये जो हीराकुंड बांध है ना, ये आपके किस राज्य में पड़ता है? क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है, बताइए। तो यह बांध आपके ओडिशा राज्य में पड़ता है। ये भी बात इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया। कब करवाया? यह निर्माण उसने 1575 में करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया अकबर ने, ठीक। बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। यह है कहाँ पर बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी में यह दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में। तो आगरा में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति आपका होता है। अगला देखो, कहता है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में आपकी है अजंता की गुफाएं। अगला देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बताइए? यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखो, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। इनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें धन निष्कासन का सिद्धांत बताया गया है। अगला देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह की बात की गई है। सबसे बड़ा आपका टाइटन, गैनीमेड, फोबोस। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा गैनीमेड। ये सबसे बड़ा आपका उपग्रह हो जाएगा सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ था? कुल मिलाकर के पानीपत के 3 युद्ध हो चुके थे। कितने? 3 युद्ध। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। पहला युद्ध आपके 1526 में हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन का राइट आंसर ए विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 1526। यह युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो बात आपकी बाबर की जाएगी। बाबर के साथ किसकी की जाएगी? बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम, ठीक है ना, इब्राहिम। तो बाबर इसमें आपका जीता। बाबर ने इसमें तोप खाने का भी प्रयोग किया था, ठीक है ना, जिसको तुगलनमा नीति के नाम से भी जानते हैं। ए विकल्प करेक्ट जवाब। बात है 1556 की, दूसरा युद्ध, सेकेंड की मैं बात करूं, सेकेंड, दूसरा कब? 1556 में। यह अकबर के बीच में, अकबर और हेमू, अकबर प्लस हेमू। जीता कौन? अकबर ही जीता, इसमें आपका बाबर ही जीता। थर्ड युद्ध आपका 1763 में, 63 नहीं 61, 1761 में आपका तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली लिख देता हूँ, अब्दाली और सदाशिव
भाऊ के बीच में, जो कि मराठों के बीच में, अब्दाली व मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये 3 युद्ध पानीपत के थे, इम्पोर्टेंट है। ठीक, खानवा का युद्ध 27 में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका 27 में हुआ था। अगला देखो, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? ये पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है ना। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे BR अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। ठीक है ना, सी विकल्प करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक तो अपने उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश का कथक। अगला देखो, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय आपका उद्यान है ना, कहाँ पर पड़ता है? तो है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम। एक सींग वाले गेंडे के लिए आपका प्रसिद्ध। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने 1930 में क्यों की थी? अपने आश्रम से इन्होंने शुरू की थी। कहाँ से? साबरमती से। 78 प्रतिनिधि इसमें आपके शामिल थे। तो यह जो आपका नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। ठीक, अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सभी को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना है। सिंपल सी जानकारी। 78 तो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितना है? 78 है। तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं? बताओ। अगला देखो, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देता है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक, एक दूसरे को देते हैं। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो 94 अनुच्छेद आपका जो 94 है ना, उसमें ये त्यागपत्र की बात की गई है। अगला, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। कौन? बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी 1526 के पहले पानीपत के मैदान में पराजित हुआ था। ठीक, बहलोल लोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन आपको लगेगा। सफ़ेद कोयला किसे बोलते? सफ़ेद कोयला जानते हो, काला सोना भी आप लोग जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन सफ़ेद कोयला क्या है? वाइट कोयला, सफ़ेद कोयला। यूरेनियम, जल विद्युत, बर्फ या चांदी? देखो, जल विद्युत को सफ़ेद कोयला बोलते हैं। जल विद्युत को सफ़ेद कोयला के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942, अगस्त की क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। 8 अगस्त 1942। करो या मरो का नारा गांधी ने इसी में ही दिया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछा है। नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी आपके महाबलेश्वर से निकलती है। नासिक से आपकी गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, गोदावरी, नासिक महाराष्ट्र। गंगोत्री से आपकी गंगा निकलती है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ए विकल्प नर्मदा से आपसे पूछा है ना, अमरकंटक यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तीसरे भाग में है। मौलिक अधिकार आपके संविधान के तीसरे भाग में है। ये कुछ भाग मैं एक बार में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सभी को पता है कि 22 भाग हैं। उन सभी भागों को एक नज़र डाल के आप लोग देख लो, ताकि कल को पेपर में क्वेश्चन बने, आप लोग सोल्व ना कर पाओ तो आपकी गलती। भाग पहले में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग दूसरे में क्या है? नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिनको बोल सकते हैं, 12 से 35 तक। ठीक। भाग चौथा में क्या है?
राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी आपके भाग 4 में है, ठीक है ना। और 4(1) ऐसा लिखा मिले आपको 4(a), ठीक है ना, या 4(1), तो इसमें मूल कर्तव्य आपके आते हैं अनुच्छेद 51A में, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 5 में क्या है, 5 में संघ केंद्र सरकार की बात कही गई है 52 से 151 अनुच्छेद तक। भाग 6 में राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग आपका 7 में क्या है, भाग 7 आपको पता है, पहली अनुसूची के भाग खा से राज्य 238 हटा दिया गया है ना। अगला देखो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यूटीएस, है ना, की बात की गई है। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है कि भाग 9 जो है ना वो पंचायत से रिलेटेड है, 243 से 243 ओ तक। और आपका 9A जो है ना, 9A नगर पालिकाएं जिसमें आती हैं अनुच्छेद 243P से 243G तक, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नगर पालिका और आपका ग्राम पंचायत, ठीक है ना। सहकारी समितियां आपकी 9B में आती हैं, ठीक। और 10वें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जिनको मैंने यहाँ पर बता दिया। मैं पुनः आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद मौलिक अधिकार भाग आपका 3रा हो जाएगा, चौथा आपका राजनीति निर्देशक तत्व 36 से 51 वाला हो जाएगा, आपका चौथा ए आपका मूल कर्तव्य वाला हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, और आपका पंचायत और नगर पालिका 9 और 9A, ये 2 इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जहाँ से एग्जामिनर हमेशा ही क्वेश्चन बना लेता है। अगला देखो यहाँ पर कहता फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था। फायान आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको विक्रमादित्य बोलते, क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में फायान आपका चीनी यात्री था, आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं। अगला उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी थी, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समझो 2-3 बातें आप लोग। सरोजनी नायडू कौन थी, सरोजनी नायडू राज्यपाल। मायावती यूपी की सीएम रह चुकी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ठीक। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू, और इन्होंने कानपुर का 1925 का अधिवेशन भी कांग्रेस का किया था सरोजनी नायडू ने, ठीक। अगला देखो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश में है, HP हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। ये आपकी सतलज नदी पर है। कौन सी नदी, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 वाली, उसमें आपकी ये भाखड़ा नागल दामोदर नदी घाटी परियोजना जैसी आपकी कृषि के लिए शुरू की गई थी, ठीक। अगला देखो शून्य का आविष्कार किसने किया। शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। पाई की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की। किसने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, आर्यभट्ट ने कहा। अब यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जैसे आपका आर्यभट्ट हो गए, बराह मिहिर हो गए, ठीक। चरक आपके हो गए, सुश्रुत हो गए। सुश्रुत की किताब सुश्रुत संहिता, चरक की किताब चरक संहिता, जो कि एक आपके वैद्य थे। आर्यभट्ट, बराह मिहिर खगोल शास्त्री थे। सिलेबस में ये 2 से 3 व्यक्ति ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग आप यूपी टेट का कोई पेपर उठा के देख लेना, इन व्यक्तियों से आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इन व्यक्ति को बताना मेरा दायित्व बनता है। इन व्यक्तियों को यहाँ पर बता देता हूँ जितना भी इम्पोर्टेंट होगा। कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात कर लेते हैं, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से पेपर में क्वेश्चन
आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। यह किसका कथन है? तो आर्यभट्ट का है। ये पूरा वाक्य देकर के आपको व्यक्तियों के ऑप्शन में आर्यभट्ट ढूंढना पड़े, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। बराहमिहिर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कोई शक्ति ऐसी चीज है जो जमीन के साथ चिपकाए रखती है, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की बात की जाए, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे आपके बराहमिहिर। ठीक, फायान भी इसी के दरबार में आया था, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और कालिदास, ये भी इन गुप्त काल के ही हैं, नवरत्न में ही आपके कालिदास भी गिने जाते हैं। और एक प्रमुख व्यक्ति हैं आपके कनिष्क। कनिष्क के समय में एक चरक वैद्य हुए। कनिष्क तो आपका कुषाण शासक था। कनिष्क के टाइम में तो चरक वैद्य आपके हुए। तो चरक वैद्य से पेपर में क्वेश्चन आ चुका। चरक वैद्य, जिनकी किताब का नाम चरक संहिता, जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है, ये निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये चरक लिखते हैं अपनी किताब चरक संहिता में। एक प्रमुख व्यक्ति और है आपका हरिसेन। हरिसेन जो था ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करता था। इसने प्रयाग प्रस्थिति की रचना की। इलाहाबाद प्रयाग प्रस्थिति जिसको बोलते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जितना भी पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। जिनको भी ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। बात है आपकी 2 अक्टूबर की, है ना, 2 अक्टूबर 1959 की, ठीक है ना। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जनपद में, नागौर जिले में लागू की गई थी, ठीक है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में लागू की गई थी। सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। यह पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति 1957 पर आधारित थी, ठीक है ना। त्रिस्तरीय, राइट आंसर बी विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। कब? 1948 में हुई थी, ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 7 अप्रैल तारीख क्या थी? 7 अप्रैल तारीख थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला देखो, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन से हो जाएगा। तिलहन जिसमें तेल उत्पादन के लिए जो खेती की जाती है। फल उत्पादन को क्या बोलते हैं बताओ? दुग्ध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, नीली क्रांति के नाम से। फल उत्पादन को देखो, जैसे अंगूर की खेती आपकी विटीकल्चर होती है, फूल की खेती भी आपकी इसी में की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? फूलों की खेती व फलों की खेती व सब्जियों की खेती को एक साथ इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर, है ना। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। और रेशम के कीटों का पालन बोला जाता है सेरीकल्चर। मछली का पालन बोला जाता है पीसीकल्चर। राइट आंसर आपका तिलहन हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? तिलहन। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005, ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में इनको कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। तो निर्वाण, महापरिनिर्वाण अर्थात जिसको मृत्यु बोलते हैं, तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिख देता हूँ, महापरिनिर्वाण, ठीक। सारनाथ में इन्होंने पहला क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ पर दिया? फर्स्ट उपदेश
तो सारनाथ में दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मैं ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। फटाक से कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता दिया हूं। ठीक, अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? तो गोरखपुर का सबसे बड़ा भारत का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो है आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपका, ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, ए विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? ये परमाणु कार्यक्रम के जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक। और विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक, ये पेपर में आ सकता है। अगला देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर ऊंचाई है इसकी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद का आपका 6वां मंडल है ना, 6वां मंडल, ठीक है ना, सही है। हाँ, 6वें मंडल में कौन सा मंडल बताया मैंने? 6 नहीं, गलत कर दिया हमने यहाँ पर, इसको सही कर देते हैं। कौन सा मंडल आपका? 3रा मंडल है ना, थर्ड। जो थर्ड मंडल है ना, गायत्री मंत्र आपके थर्ड मंडल में है। और 60वें सूक्त पर, 60वें सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। और यह किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसको सविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सविता देवता, सूर्य देवता को यह आपका समर्पित है। अगला देखो, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सरोजनी नायडू पहली आपकी राज्यपाल, राज्यपाल। और द्रौपदी मुर्मू सभी लोग जानते हैं। ठीक, अगला, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल आपके यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आपसे कहता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं सीपीयू को, सीपीयू को बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को बोला जाता है। देखो, माउस कीबोर्ड ये कैसे हैं? माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस आपके हो जाएंगे। मॉनिटर है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अगला देखो, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन इस शब्द का अर्थ होता है। आपका आर नामक एक चैप्टर इतिहास का दिया गया सिलेबस में, वहाँ पर आर हैं आपके, एक पाणी है ना, दस्यु हैं, ये सब कुछ बताया गया है सिलेबस में। एक टॉपिक है आपका वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कुछ बातें आपकी SSC-ERT की किताबों में बताई गई हैं, जिनको यहाँ पर बता देता हूँ। आर कहते थे, है ना, आर का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। आर का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम, ये बात यहाँ पर लिखी है। आर संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास रहते थे, ये बात आपकी बताई गई है किताब में। ठीक, आर संभवतः काला सागर कैस्पियन सागर के पास में रहते थे, इंपॉर्टेंट। आर लोग गाय बैल घोड़ा भेड़ बकरी पालते थे, चारे पाने की खोज में जगह बदलते थे, हजारों पशु पालते थे, हजारों की संख्या में पशु पालते थे। ठीक,
और बाद में ये 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में सिंधु सतलज ब्यास सरस्वती नदी के किनारे आकर के बस गए। और जहाँ बसते थे वहाँ कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे, जैसे पुरु है, यदु है, अनु है, तुर्बस है, इनके नाम से चलाते थे। आर्य किसानों को पाड़ी पुकारते थे। जो किसान थे, जो खेत जोतने का काम करते थे, उनको पाड़ी नाम से पुकारा जाता था, है ना। आर्यों और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। आर उनको दस्यु कहा करते थे, पाड़ी को ही दस्यु कहा करते थे। ठीक, तो ये ऐसा उल्लेख आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सबसे छोटा आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड में आपका राष्ट्रीय गान पूरा किया जाता है, इसकी अवधि है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा।